हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। आज हम क्लास 11th की बुक जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इसकी स्टडी करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। क्लियर। अब हम देखते हैं, आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं, अतः आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उसके साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। मानवीय, यहाँ आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान अर्थात पर्यावरण, हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए, आदिम समाज मतलब जो पहले थे, आदिवासी समाज, आदिवासी का इन द सेंस प्राचीन काल में भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह साधनों जैसे पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकी का विकास किया, अर्थात पहले जो हम खाते थे वो हम सीधे जैसे या तो कच्चे जानवर का मांस, मतलब जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। फिर समय के साथ साथ उसे पका के खाने लगे। पहले हम कुछ भी अनाज के रूप में खाते थे, फिर हमने देखा कि वो क्या बीज अनाज है जो हमें स्वादिष्ट लगता है, तो हमने उस अनाज के बीज संचित करे तथा उसको विभिन्न मौसम में प्रकृति की सहायता से उपजा के देखा, तो वो पता चला कि विशेष मौसम में ही एक विशेष फसल उत्पन्न होती है और उसका स्वाद भी अच्छा आता है। तो इस तरीके से समय के साथ हमने अपने खाद्य और रहन सहन के तरीके में तकनीकी के विकास के साथ परिवर्तन किया है। प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया है। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया है। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण मतलब सुधार, सामाजिक संगठन एवं सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी तथ्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें आपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक, ग्लोब ही बेटर वर्ड है, को समझने, धरातल के दृश्य को जानने की कुशलता विकसित करिए। देखिए, अगर मैं पूरी रीडिंग करूंगी ना तो इसमें कुछ इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। अब मैं बताती हूँ कि क्या है। देखिए, ग्लोब जो है वो 3D फॉर्म है हमारी अर्थ की, जबकि जो मानचित्र होता है यानी मैप होता है वो 2D फॉर्म है। इन सब के बारे में जो हमें जानकारी होती है वो हमें GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, किससे प्राप्त होती है। एक जो जोग्राफर होता है उसको कार्टोग्राफी यानी मानचित्र का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर बहुत तरह के प्राणी रहते हैं, बहुत तरह का धरातल पाया जाता है, यानी पर्वत भी पाया जाता है, पठार, रेगिस्तान, झील, समुद्र सब तरह का पाया जाता है, अर्थात सब में विविधता पाई जाती है। यानी ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत जैसे श्रृंखला भी है, तो मेरियाना गर्त जैसा गड्ढा भी है। इस तरह की बातें कर रहा है, यानी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि ये जो विविधता पाई जाती है उसमें भौतिक पर्यावरण में विविधता है, यानी धरातलीय विविधता, और सांस्कृतिक विविधता भी है। यानी कहीं तो देखा जाए रेगिस्तान जैसा है तो वहाँ पे व्यक्ति की अपनी अलग संस्कृति है कि क्या खाना है, क्या पहनना है। एक तरफ अपन बात करें कि जम्मू कश्मीर में तो वहाँ सांस्कृतिक विविधता अलग है मौसम के अनुरूप। दक्षिण में चेन्नई, केरल, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर अलग तरीके की है। इस तरीके से अर्थात जैसा स्थिति होती है उसके अनुरूप वहाँ का पर्यावरण हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भूगोल शब्द को किसने दिया। तो देखिए, ज्योग्राफी जिसे हम भूगोल कहते हैं, ये जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी के वर्णन को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल जो शब्द था वो सबसे पहले एराटोस्थेनीज ने दिया था और ये स्वयं एक ग्रीक विद्वान थे, ठीक है।
यही यहाँ बताया गया कि रेडोस्थिनीज ने दिया था, ग्रीक विद्वान थे, 2 शब्दों से मिलकर बना है, पृथ्वी को मानव निवास के रूप में देखते हैं। यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसमें भिन्नता दिखाई देती है। देखो दिखाई भी देगा, क्योंकि जिस स्थान का जैसा भौतिक वातावरण है उस ही के अनुरूप वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण होगा। हम बात करते हैं भारत के विशाल पश्चिम मरुस्थल की, तो वहाँ 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर इस तरह का सांस्कृतिक वातावरण है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। वहीं हम बात करें जम्मू कश्मीर की या अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, मौसम ठंडा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ की जो सांस्कृतिक परिवेश है वो उस अनुरूप रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की हम देखेंगे तो भूगोल का कार्य क्या है, कारण की मतलब एक व्याख्या करना कि किस चीज़ के संदर्भ में क्या चीज़ होगी। इस फर्स्ट चैप्टर पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जो आने वाला भाग होगा वो मैं आपको बता दूंगी। इस वाले पेज में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो याद किया जाए या याद रखा जाए। ठीक है, इसमें बता रहा है कि भूगोल को 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित माना जाता है, कि एक तो क्या का उत्तर देता है, कहाँ का उत्तर देता है और क्यों का। 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि भूगोल किसका उत्तर देता है, क्या का, कहाँ का और क्यों का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड मतलब जो आंतरिक भाग होता है, क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति का केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उसका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर क्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भूगोल एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। कैसे, देखो भूगोल यह एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण करता है, अर्थात एक क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए भूगोल है। और इतिहास कैसा है, कालिक है, कि एक समय विशेष के बारे में आपको जानकारी देता है कि 1857 में उसकी भारत में क्रांति हुई थी, तो इस तरह से उसने समय विशेष के संदर्भ में पढ़ा था। लेकिन हम भूगोल में समय विशेष के संदर्भ में नहीं पढ़ते, स्थान विशेष के संदर्भ में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक है, होलिस्टिक। इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व आपस में एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप याद रखें, ग्लोबल परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हुई हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आंकड़ों को बहुत इजी बना दिया है हमें ग्रास्प करने के लिए। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक व सामाजिक प्रांचल के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर दिए हैं। भूगोल एक संरचनात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से इंटरफेस करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो देखा जाए। अब देखते हैं कि भारत में के बारे में क्या बताते हैं ये, कि भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे क्या करते हैं, एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवचकों को मार्ग की सुविधा देते हैं कि वो भारत में आ जाएं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व, दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने की सहायता दी है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली है। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धरा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। इसकी हमें यहाँ पर जो जितनी भी ब्रांचेज हैं उन्हें थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम केवी में पूछी जाती हैं, केवी में पूछी गई हैं कि क्या क्या उसकी ब्रांचेज हैं। तो भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, आगे आएगा उसमें हम बात करेंगे। प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भूआकृति विज्ञान जो है वो जियोमोर्फोलॉजी बोलते हैं भूआकृति विज्ञान को, वो जलवायु यानी क्लाइमेट, ओशियन और सोइल विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा
पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता रखता है क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित तथा कला विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अपन बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, भूभाग है यानी जियोड है, परंतु भूगोलवेत्ता को इसके द्वयामी का भी अध्ययन करना चाहिए। अब देखते हैं भूगोल और सामाजिक विज्ञान। इसमें भी कुछ नहीं है, सारी शाखाएं बताई गई हैं कि कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल। इसके बाद हम बात करें राजनीतिक भूगोल, एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उसकी पॉपुलेशन की पॉलिटिकल रूप में व्याख्या करता है। तो इसमें ऐसा है कुछ नहीं कि जो अपन इतनी टेंशन में। इसके बाद इसमें बताया गया है कि किसका किससे संबंध है, जैसे प्राणी विज्ञान का प्राणी भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान का मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल का पर्यावरण विज्ञान, इस तरह से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल का मानव शास्त्र, भौगोलिक चिंतन का दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल का समाज शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास, राजनीतिक भूगोल का राजनीतिक शास्त्र, जनसंख्या भूगोल का जनसांख्यिकीय, आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र। तो ये एक रिलेशन है जो हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम आर्थिक सांख्यिकी भूगोल में परिणात्मक विविधता, और है गणित एवं खगोलिकी का गणित एवं खगोलिकी भूगोल। इसके बाद है भूविज्ञान का भूआकृति विज्ञान से, मौसम विज्ञान का किससे है, जलवायु विज्ञान से, जल विज्ञान का समुद्र विज्ञान से, मृदा का मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान का पादप भूगोल। देखिए इस चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा है कि याद रखना पड़ेगा, इनका कुछ ही नहीं किया जा सकता है, और ये इतने टफ भी नहीं है कि किसी तरह से परेशानी है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि भूगोल की शाखाएं जो हमने बात करी है अभी डायग्राम में, चित्र 1.1 का अध्ययन करें, इससे स्पष्टतः प्रकट होगा कि भूगोल का अध्ययन एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। भूगोल के दो उपागम है, विषय वस्तु जिसे क्रमबद्ध उपागम कहते हैं, प्रादेशिक विषय वस्तु भूगोल का उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। विषय वस्तु क्रमबद्ध का है और प्रादेशिक सामान्य भूगोल का। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर फोन हम्बोल्ट द्वारा दिया गया था, जबकि जो प्रादेशिक भूगोल है वो हम्बोल्ट के समकालीन कार्ल रिटर ने दिया था। यानी जो क्रमबद्ध है वो किसने दिया था, हम्बोल्ट ने, और जो प्रादेशिक है ये डिलीट हो गए हैं, वो किसने दिया था, कार्ल रिटर ने। दोनों ही कौन थे, जर्मन ने दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति, इसमें देखो क्रमबद्ध में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, यानी एक कारक को लेकर, मृदा को लेकर उसका आप अध्ययन करें। ठीक है, मतलब कि मृदा क्या है, संगठन क्या है, उसके सभी तत्वों का। लेकिन प्रादेशिक में क्या होता है, आप एक मृदा को लेकर संपूर्ण विश्व के संदर्भ में उसका अध्ययन करें कि भारत की मृदा, राजस्थान की, गुजरात की और अमेरिका की, जर्मनी की, इस तरीके से। अब देखते हैं, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करेगा, फिर प्रकार्यात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखा पर कैसा है, कोणधारी वन, मानसूनी वन आदि। तो जो पदानुक्रम के होगा प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में व्यक्त किया जाता है। यानी प्रादेशिक का अर्थ हो गया कि प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं, विषय वस्तु है क्रमबद्ध। पहली है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशियनोग्राफी। इससे संबंधित जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट, भौतिक भूगोल को बोलते हैं PHYSICAL, फिजिकल जियोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी को भू आकृति विज्ञान है जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें ऊंचाई, पहाड़ इनका अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान है क्लाइमेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, मौसम, जलवायु आदि का। ओशियनोग्राफी, समुद्र वगैरह आदि का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो पहला हो गया भौतिक भूगोल। नेक्स्ट इसमें चौथा पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी में मृदा। इसमें क्या होगा, मृदा की उत्पादकता, वितरण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाएगा। पहला क्या हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड है ह्यूमन ज्योग्राफी जो मेजर पार्ट है। इसके 4 हो गए। इसके देखते हैं सामाजिक मतलब सोशियल और कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, सेकेंड है पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी।
ये आज आ गया इसमें। नेक्स्ट आएगा इसमें आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक क्रियाओं के बारे में। ऐतिहासिक भूगोल में बात करें तो ऐतिहासिक अनुभवों की व्याख्या की जाएगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भैया हमारे पड़ोसी कौन है और कैसे उनके साथ संबंध है, 2-4 सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है बायो ज्योग्राफी। इसमें क्या आ जाता है कि बायो ज्योग्राफी आ जाती है, वनस्पति आ जाती है, पारिस्थितिक विज्ञान आ जाता है और पर्यावरण भूगोल आ जाता है। फोर्थ इसका पार्ट है प्रादेशिक उपागम। इसमें वृहद, मध्यम एवं लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रों का अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन मतलब रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट का किया जाएगा, प्रादेशिक विकास किया जाएगा और प्रादेशिक विवेचना की जाएगी। तो ये इसका पार्ट हो गया और ये क्या है, इनका एक लाइन डायग्राम से समझा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्शन भौगोलिक चिंतन है और भूमि एवं मानव मतलब मैन एंड एनवायरनमेंट का एक रिलेशन है। विधि तंत्र एवं तकनीकी की बात करें तो सामान्य एवं संगणक आधारित, परिमाणात्मक, क्षेत्र विश्लेषण आधारित और भू सूचना जियो इन्फॉर्मेशन में GIS यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GPS है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसमें यही बताया गया है और कुछ नहीं। भौगोलिक भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अभी पूरी, जैसे ही हम इस चैप्टर को बुक को पूरा करेंगे ना, हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या था, चैप्टर में क्या था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमेशा बाकी के चैप्टर्स की समरी होती है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। मिट्टी की उर्वरकता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधे एवं पशु एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आदान प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें याद रखा जाए कि भाई भूगोल एक उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधता, भूगोल को प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधता का वर्णन एवं व्याख्या करने वाला किसने कहा है, तो आपको याद होना चाहिए रिचर्ड हार्टशून ने कहा है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता प्रदान करता है। ये किसने कहा है, हेटनर ने। सिंपल सी डेफिनेशन है जो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने किया था, मैं बताती हूँ किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? भौतिक लक्षण मतलब फिजिकल, इसमें सड़क आएगा, सड़क किसका है, भौतिक लक्षण है। मौसम विज्ञान, इसको मिलाना है, मौसम विज्ञान किस में आ जाता है, जलवायु विज्ञान में। जननांकीय किस में आ जाता है, जनसंख्या भूगोल में। समाजशास्त्र किस में आ जाता है, सामाजिक भूगोल में। मृदा विज्ञान किस में आ जाता है, मृदा भूगोल में। ये हो गया इसका, तो क्या होगा पहले का स, तो ये इस तरह से हो जाएगा घ। प्रश्न, कार्य कारण संबंध जुड़ा है। कौन सा प्रश्न, कार्य और कारण क्या कालिक संश्लेषण करता है, काल विशेष के बारे में कौन बताता है, इतिहास। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।